नमस्कार, आदाब, वड़क्कम और वेलकम टू स्पोर्ट्स टैक्स पॉडकास्ट सीरीज, जहां पे हम आईपीएल के हर मैच की प्री एंड पोस्ट एनालिसिस करते हैं। और आज हम बैठे हैं प्री मैच एनालिसिस के लिए, प्री मैच प्रेडिक्शंस के लिए। मैच नंबर 20 मुंबई इंडियंस और आरसीबी, एक बहुत बड़ा मैच है और दोनों ही टीमों के लिए एक क्रूशियल मैच है, जहां पे दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही हैं पॉइंट्स टेबल पे। हालांकि आरसीबी अभी तीसरे नंबर पे है, लेकिन उनकी बैटिंग थोड़ी बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। जहां पे मुंबई इंडियंस तो पूरी तरीके से कोलैप्स हो रखी है। समझ नहीं आ रहा है कौन सी बैटिंग कहाँ पे क्लिक करेगी। किसी को रिटायर हर्ट करा रहे हैं वो, या बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी निकल के नहीं आ रही है। तो आज वो अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या मुंबई इंडियंस ये मैच जीत सकती है, या आरसीबी इस मैच को जीत के अपने पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने की कोशिश करेगी। वेलकम रितेश, वेलकम अक्षय। बुमराह इज बैक, तो वेलकम बुमराह होगा इस मैच में। बिल्कुल, बुमराह के आने से टीम को काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी बॉलिंग यूनिट में। जैसे कि लास्ट मैच मतलब लास्ट 3-4 जो मैचेस मुंबई इंडियंस खेली है उसमें नए बॉलर्स का उन्होंने काफ़ी यूज़ किया है। अब लेकिन बुमराह के आने से स्टेबिलिटी रहेगी, तो ट्रेंट बोल्ट रहेंगे, जसप्रीत बुमराह रहेंगे, दीपक चाहर रहेंगे, तो इनके 3 मेन फास्ट बॉलर्स रहेंगे। तो ये किसी भी बैटिंग यूनिट के सामने अगर ये बॉलिंग कराते हैं तीनों, तो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और प्लस अगर मैं कहूँ सैंडनर के बारे में बात करूँ, जो स्पिनर हैं इनके टीम के, और विघ्नेश पुथुर जो एक और स्पिनर हैं, तो ये दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों ही हर विकेट पे अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं अभी तक। तो ये मैच स्पेशली अगर मैं मुंबई की बॉलिंग की बात करूँ तो वहाँ से तो ये काफ़ी स्टेबल से दिख रहे हैं। अब शायद मुंबई के रंग ढंग चेंज हो सकते हैं जसप्रीत बुमराह के आने से। अब देखना होगा कि आरसीबी को हराते हैं इस मैच में या नहीं। रितेश, वानखेड़े में मैच हो रहा है। जैसा अक्षय बता रहे हैं कि बुमराह के आने से जो बॉलिंग में धार की कमी थी वो धार आ गई है। क्या वानखेड़े में 3 पेसर्स के साथ जाएगी मुंबई? जैसी वानखेड़े की पिच है और जितना वो फास्ट बिहेव करती है, ऑफ कोर्स वो फास्ट बॉलिंग और बैटिंग दोनों के लिए अच्छी पिच है। तो आई थिंक 3 फास्ट पेसर्स के साथ जाना चाहिए। 2 स्पिनर्स शुड बी गुड इनफ। अक्षय, बैंगलोर की टीम जिस तरीके से बैटिंग कर रही है अभी तक, अगर मुंबई 5 स्पेशलिस्ट बॉलर को लेके आती है, उसके खिलाफ कहाँ पे टिकती नजर आती है बैंगलोर की बैटिंग, जहां पे हम देख रहे हैं जो उनके कप्तान है रजत पांड्या, एक पारी भी छोड़ के वो भी लड़खड़ाए हैं। कोहली जो उनके बैकबोन रहे हैं, रीढ़ की हड्डी पूरे आरसीबी की, वो भी सिर्फ अग्रेशन के अलावा उनके बैटिंग में कोई अग्रेशन नहीं दिख रहा है। उनके ओपनर्स भी क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ये बॉलिंग लाइनअप सही है मुंबई की? देखिए, सबसे पहले मैं कोहली से स्टार्ट करूंगा। कोहली अपनी अल्ट्रा एग्रेसिव जो बैटिंग अप्रोच है उसके चक्कर में अपना गेम खराब करते हुए जा रहे हैं अभी। आप देखिए पिछले 2-3 मैचेस जो भी अभी तक खेले हैं उसमें ये थोड़े रस्टी से नजर आए हैं, बिकॉज ये तेज मार मतलब शॉट्स को तेज मारना चाह रहे हैं, मतलब बॉलर्स पे डोमिनेट करना चाहते हैं। तो वो उनका गेम नहीं है ना। अगर उनको जिस तरीके से कोहली खेलते हैं, कोहली थोड़ा अपना टाइम लेते हैं, उसके बाद फिर बॉल को टाइम करना स्टार्ट करते हैं और एक बार वो सेट हो जाते हैं तो कोई भी बॉलर उनके सामने आ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे खासे शॉट्स वो अपने निकालते रहते हैं। कोहली का इस मैच में और आने वाले और मैचेस में आरसीबी के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है बिकॉज वो एक तो ओपनिंग कर रहे हैं। फिलिप सॉल्ट आपके पास एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, ठीक है ना, टॉप ऑर्डर में, जो कि आपको अग्रेसिव अप्रोच के साथ जल्दी से क्विक फायर जो होते हैं ना, 25-30 बॉल में आपको 40-50 रन बना के दे सकते हैं। तो कोहली को उस मोड में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक एंड से वो काम कर रहे हैं, है ना। और फिलिप सॉल्ट अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ही फ्लॉप हुए हैं। उन्होंने अपना जो माइंडसेट है वो दिखाया अपनी बैटिंग में, तो वो अच्छी खासी पेस पे खेलते हुए चल रहे हैं। तो कोहली को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और रजत पाटीदार जैसे आपने बोले थे मिडिल ऑर्डर में एक इनिंग अच्छी खेली है, भले ही उसमें 3 कैचेस उनके ड्रॉप हुए थे सीएसके के अगेंस्ट, लेकिन रजत पाटीदार जो है टीम को स्टेबिलिटी देते हैं मिडिल ऑर्डर में। तो कोहली और रजत पाटीदार दोनों का होना है इस टीम में मिडिल ऑर्डर में, स्पेशली जो मिडिल ओवर्स होते हैं जहाँ गेम थोड़ा स्लो होता है, वहां पे इन दोनों का रहना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रितेश, सबसे बड़ा सवाल, रोहित शर्मा खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो क्या वो इम्पैक्ट सब की तरह खेलेंगे या एक रेगुलर प्लेयर की तरह खेलेंगे? आई थिंक यदि रोहित शर्मा एज एन इम्पैक्ट सब भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए वो बॉलिंग तो करते नहीं है, जो वो धार लाते हैं, वो स्ट्रेंथ लाते हैं, वो अपनी बैटिंग से ही लाते हैं। तो एज एन इम्पैक्ट सब खेल के यदि वो एक एक्स्ट्रा बॉलर को स्पेस बना सकते हैं, एक्स्ट्रा राउंडर की स्पेस बना सकते हैं टीम में, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज आपको मुंबई जैसी
स्टेडियम के लिए वहाँ की पिच जैसे बैट्समैन को सपोर्ट करती है, तो उसके लिए आपको यदि एक एक्स्ट्रा डेप्थ मिलती है बैटिंग में तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इम्पैक्ट सब में खेलना इनफैक्ट ज़्यादा बेटर है टीम के लिए। ओके, इम्पैक्ट सब में अगर वही खेलते हैं, मेरे हिसाब से वही उनके लिए अच्छा पोजीशन होगा, जिस तरीके से वो बैटिंग के बाद वो पिच पे दिखते भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुंबई इंडियंस लखनऊ से हारी, 12 रन से वो हारी थी, और वहां पे एक बड़ा ही मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट सा सीन देखने को मिला था, जहाँ पे तिलक वर्मा को रिटायरमेंट करा के सेंटनर को लेके आए थे और पांड्या उस समय पिच पे ही थे। क्या इससे आप अप्रिहेंड करते हैं, क्या ये क्या है, मतलब क्यों ऐसा किया गया था? ऐसे क्या तिलक वर्मा सेंटर से खराब हिटर है, क्या है इसके पीछे का कारण? देखिए, इसमें दो चीज़ हो सकती हैं कि या तो ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, कोच महेंद्र जावड़ ने और कैप्टन हार्दिक पांड्या, या फिर उनके अलावा भी जो पूरा टीम मैनेजमेंट था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तिलक वर्मा को अंदर लेके आने का। और सेकंड चीज़ ये भी हो सकती है यहाँ पे कि तिलक वर्मा उस दिन उनका दिन नहीं था। 23 बॉल पे 25 रन बनाए थे उन्हें और सिर्फ 2 ही चौके मारे थे। वो उस तरीके से बॉल टाइम नहीं कर पा रहे थे। आपने जो बोला कि सैंडर उनसे बड़े हिटर है, मैं नहीं मानता। तिलक वर्मा उनसे अच्छे हिटर हैं, उनसे अच्छे बैट्समैन हैं। सैंडर एक को क्योंकि एक तरीके से ऑलराउंडर के रूप में देखा जाता है, बिकॉज़ वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, प्लस थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। तिलक वर्मा से अगर आप उनकी बैटिंग कंपेयर करेंगे तो सैंडर कहीं नहीं दिखते मुझे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हो सकता है कि तिलक वर्मा का उस दिन वो दिन नहीं था। जैसे हर बैट्समैन का एक दिन होता है, तो उस दिन वो दिन नहीं था। वो नहीं अच्छे से टाइम कर पा रहे थे बॉल, वो स्ट्रगल कर रहे थे मिडल में। तो उन्होंने ये सोचा होगा उस टाइम पे कि अगर मैं ऐसे चलाता हूँ, सैंडर अगर एक आध बॉल उनके बैट पे आती है, छक्का-वक्का मार देते हैं, तो शायद वो लोग मैच में और क्लोज आ सकते थे। तो यही एक अप्रोच हो सकती है। बाकी तो देखिए, जो टीम मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया या इसका कॉल तो उन्हीं को पता होगा। नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे अगेन जो बातें सुनने में आ रही है कि पांड्या और तिलक के बीच शायद कुछ कहासुनी हुई, जिस कारण से पांड्या ने कहा भाई तू बाहर चला जा। अगेन शब्दों को सुशोभित करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई तू बाहर चला जा, और फिर सेंटर लगवाया। और हमने देखा भी कि किस तरीके से सूर्य कुमार आश्चर्यचकित रही और सरप्राइज कि भाई ये कॉल क्यों लिया गया है। तो क्या पांड्या अकेले डिसीजंस ले रहे हैं यहाँ पे, या क्या सीन चल रहा है? नहीं, देखिए, अगर वो अकेले डिसीजन ले रहे हैं तो ये गलत भी है। बिकॉज़ एक टीम को आपको मैनेज अगर करना है तो उसमें आपके टीम के में जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे भी आपको कंसल्ट करना चाहिए। प्लस आपका टीम मैनेजमेंट महेंद्र जावड़ जैसे कोच, वो खुद इतने बड़े प्लेयर रहे थे श्रीलंका के। तो अगर आप अकेले डिसीजन ले रहे हैं तो ये गलत है। और शायद टीम के हित में भी ये नहीं जा रहा है, बिकॉज़ लास्ट ईयर भी मुंबई इंडियंस स्ट्रगल करी थी, लास्ट पर खत्म करी थी लास्ट ईयर के आईपीएल में। तो इस साल भी लगभग वही सिचुएशन बनती चली जा रही है। 8th पोजीशन पे वो आ गए हैं अभी, है ना? तो अगर यहाँ से भी अगर वो अपनी गलतियों से नहीं सीखती है टीम, तो फिर उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आने वाले कुछ मैचेस में। देखिए, मुझे लगता है कि जिस टाइम सेंटनर आए थे ग्राउंड पर तब ऑलरेडी मुंबई मैच हार चुका था, क्योंकि ऑफ कोर्स तिलक वर्मा भी उतना जिस तरीके से स्ट्राइक करते हैं बॉल को वो नहीं कर पा रहे थे, और ना ही हार्दिक पांड्या उस टाइम तक उन्होंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था। मुझे इनफैक्ट हार्दिक पांड्या की ये डिसीजन ज़्यादा गलत लगा कि जब वो इतनी देर पहले से पिच पर थे तो उन्होंने अटेम्प्ट 19वें ओवर के लिए क्यों छोड़ के रखा कि मैं सिर्फ 19वें ओवर में ही छक्के मारूंगा। तो आई थिंक ये जो एक माइंडसेट जो आ गया है, जो मैं पहले धोनी की अप्रोच में देखता था, वही अप्रोच मैं हार्दिक पांड्या के अप्रोच में देख रहा हूँ। बट आई थिंक धोनी वॉज मोर टैलेंटेड, लेस ऑफ एटीट्यूड। हार्दिक पांड्या की तरफ मुझे एटीट्यूड ज्यादा दिखता है, और शायद उतने मैच उन्होंने जिताए भी नहीं होंगे जितने उन्होंने सिर्फ इस माइंडसेट को कंप्लीट करने के चक्कर में हरवा दिए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, काफी रोमांचक मैच होने जा रहा है। अगर मैं फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उनके लिए भी काफी मसालेदार मैच होगा, क्योंकि वैसे तो आरसीबी टेबल में तीसरे पायदान पे है पॉइंट्स टेबल में, और उनका मनोबल इस मैच में डेफिनेटली मुंबई इंडियंस से ज़्यादा होगा। फैंस भी चाहेंगे आरसीबी के कि इस साल कप नामदे कंटिन्यू रहे, जारी रहे। वहीं मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स को सोचना होगा कि किस तरीके से अपनी टीम को रीअसेंबल करें और अपने स्ट्रैटेजीज को इन लाइन लाकर इस मैच में 2 पॉइंट्स इकट्ठा करें। अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। इस मैच के पहले भी हम हर मैच की तरह फैंटेसी टीम अनाउंस करेंगे। वहां से आप अपने इनसाइट्स लेकर अपनी टीम बना सकते हैं और अपने रेस्पेक्टिव फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पे जीत सकते हैं।